Hello everyone, welcome to Legal Code. I am Advocate Neeraj and today we are going to discuss a previous year question paper of All India Bar Examination. Start. इससे पहले कि मैं सेशन को शुरू करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने 5 प्रैक्टिस सेट्स को प्लेलिस्ट बनाकर चैनल में अपलोड कर दिया है। आप लोग से रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप लोग जाएं और मैक्सिमम से मैक्सिमम इसे देखें और रिवाइज करें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 60 to 70% क्वेश्चन तो रिपीट होते हैं AIBA में, इसलिए आप जाएँ और तो ज़रूर देखें। सबसे पहला सवाल ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्टली मेथड। इसका आंसर है डी। भारत में कंसिडरेशन जो होता है या तो प्रोमिसी द्वारा या फिर कोई दूसरा व्यक्ति दे सकता है, जबकि ब्रिटेन में क्या होता है कि कंसिडरेशन केवल प्रोमिसी ही देता है। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं केस लो, जिसका नाम था चिन्नैया वर्सेस रमैया 1882 का केस मद्रास में। इसमें हुआ यूँ कि एक लेडी ने अपनी सारी इमूवेबल प्रॉपर्टी को अपनी बेटी को इस शर्त के साथ दान किया था कि वो अपनी मौसी को 553 रुपये यानी कि 553 रुपीज़ एनुअल अमाउंट देती रहेगी। बेटी ने इस शर्त को निभाने के लिए अपने मौसी के साथ एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट किया था। बाद में बेटी ने उस एनुअल अमाउंट को देने से ये कहकर इनकार कर दिया था कि प्रोमिसी ने कोई भी इसके साथ प्रोमिसी ने किसी प्रकार का कंसिडरेशन नहीं दिया था और इसीलिए वो अपने वचन से बाध्य नहीं है। मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड किया था कि जो प्रोमिसी है अपने वचन के लिए बाध्य है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन केवल वही व्यक्ति दे जिसने वचन दिया है, बल्कि कोई दूसरा व्यक्ति भी दे सकता है। नेक्स्ट, कोलेटरल ट्रांजैक्शन टू द वेजरिंग आर वैलिड। इसका रीजन दिया गया है कि ओनली वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर डिक्लेयर्ड वॉइड अंडर सेक्शन नंबर 30 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसका आंसर है डी। इसके दोनों आंसर सही हैं। बॉम्बे एक्ट 1865 के कारण क्या है, जितने भी वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो इलीगल होते हैं, लेकिन सभी अदर जो स्टेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वॉइड्स होते हैं। और इसी डिफरेंस के कारण ये है कि बॉम्बे में कोलेटरल ट्रांजैक्शन जो कि ऐसे ट्रांजैक्शन पर बेस्ड हैं जो कि वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट का व्यवहार करते हैं, वो सभी बॉम्बे के अनुसार वॉइड हो जाते हैं, जबकि दूसरे स्टेट्स में ऐसे कोलेटरल ट्रांजैक्शन पूरी तरीके से वैलिड होते हैं और इसको लागू भी किया जा सकता है। और इसी के कारण क्या होता है कि भारत में बॉम्बे स्टेट को छोड़ करके जुए के लिए या फिर जुए के कर्ज के लिए या जुए के कर्ज के भुगतान करने के लिए अगर कोई धन लिया जाता है, तो इस बात को जानते हुए कि ऐसे कर्ज का जो इस्तेमाल इस पैसे को भुगतान करने के लिए किया जाएगा, इसीलिए वसूला जा सकता है। क्योंकि वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट पूरे भारत में बॉम्बे स्टेट को छोड़ करके डेट इज़ वैलिड है, जबकि बॉम्बे स्टेट में ये वॉइड माना जाता है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं होल्डर्स कौन होते हैं। होल्डर एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल एक ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जिसके कस्टडी में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि बिल, प्रॉमिसरी नोट या फिर चेक। और होता यूँ है कि ये क्या कर सकता है कि दैट ही कैन रिसीव द अमाउंट ऑन हिज ओन नेम, यानी कि वो इस चीज़ के लिए हकदार होता है कि वो अपने नाम से उस चेक को या उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को या फिर उस बिल ऑफ एक्सचेंज को ले सकता है। तो बेसिकली इसमें जो आंसर है, मैंने आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द केसेस में AIB में जो आंसर होता है डेट इज़ डी ही होता है। डेट इज़ 3 का जो आंसर है डेट इज़ डी। नेक्स्ट, अंडर रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 अ मुस्लिम वाइफ कैन सीक रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज, यानी कि विवाह को भंग करने के लिए मुस्लिम महिला के पास कौन कौन से अधिकार होते हैं, जिसमें ये बताया गया है कि अ हस्बैंड फेल हिज परफॉर्मेंस मार्शल। देखिए इसका आंसर जो है डेट इज़ 4 का जो आंसर है एंड डेट इज़ बी, यानी कि 3 साल। इसके बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, उनमें से एक ग्राउंड्स ये भी है कि अगर हस्बैंड अपने वैवाहिक दायित्व को निभाने में किसी प्रकार के लिए अयोग्य हो जाता है और ये बेसिकली 3 साल के अंदर अंदर होता है, तो इसके लिए ये मुस्लिम महिला के पास विवाह को भंग करने का अधिकार होता है। इसके अलावा और भी आधार पर हो सकता है, जैसे कि अगर कोई पति 4 साल तक लापता है, उसके बारे में घर वालों ने किसी ने सुना नहीं है, या वो 2 साल के अंदर अंदर अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता नहीं देता है, या वो 7 साल या उससे अधिक के लिए किसी जेल में या उसके खिलाफ कन्विक्ट किया गया जिसमें की सज़ा 7 साल उससे अधिक है, या फिर वो बच्चे पैदा करने के अयोग्य है, या वो पागल है, या फिर रतिजन्य योग्य डिजीज़ होते वेनरल डिजीजेस या लेप्रोसी से, या फिर क्रूरटी या उसके साथ किसी प्रकार की या बहुत ही क्रूअल काम करता है, तो ये सभी आधार से माने जा सकते हैं जिसके आधार पर। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूरिटी पिटिशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द केस ऑफ। 5वें का जो आंसर है डेट इज ए रूपा अशोकोरा वर्सेस अशोकोरा।
इस क्वेश्चन में सवाल ये था, यानी कि इस केस में सवाल ये था कि क्या कोई पीड़ित व्यक्ति किसी रिलीफ पाने का अधिकार है, जबकि इसके खिलाफ पहले ही फाइनल ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट द्वारा पास कर दिया गया है और इसके रिव्यू पिटिशन को भी डिसमिस कर दिया गया है। तो इसके लिए उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव बनाया था कि हाँ, ऐसा इस्तेमाल किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? जबकि नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल का वॉयलेशन किया गया हो, यानी कि जिस व्यक्ति के खिलाफ इस ऑर्डर को पास किया गया है वो उस समय वहाँ मौजूद ना हो, या फिर कोई भी, या फिर उस व्यक्ति को नहीं सुना गया हो, या उस व्यक्ति यानी जिस व्यक्ति के खिलाफ मामला कोर्ट में चल रहा है उस व्यक्ति की बात को ना सुना गया हो। तो इस केस का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस केस का जो ऑब्जेक्टिव ये था कि न्याय प्रक्रिया को बनाए रखना और न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकना। दूसरा केस है आपका MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। मैंने आपको बताया था कि 6 या 8 दिसंबर 1985 में ओलियम गैस का रिसाव हो गया था, यानी कि ओलियम गैस लीक हो गया था। तो इसके कारण काफ़ी लोग, जो आसपास के जो लोग थे उनको काफ़ी नुकसान हुआ था, और ये काफ़ी फेमस केस है। इसको श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड केस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम शीला बरसे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें हुआ यूँ कि एक पेटिशनर जो थी, एक सोशल वर्कर थी, उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जिसमें कहा गया था कि 16 वर्ष से कम उम्र के जो जितने भी बच्चे हैं वो जेल में डिटेंट हैं, उनकी दयनीय स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है, और इसलिए उसने पिटीशन फाइल किया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार एवं जो स्थानीय जितने भी प्रशासन थे उनको ये कहा कि आप हमें रिपोर्ट बना के दे, हमें सूचना दे कि किस प्रकार की दयनीय स्थिति वहाँ पर है। और साथ ही साथ पिटिशनर को ये भी अधिकार दिया था कि वो जेल में जा कर के उन बंदियों के संबंध में उनसे सवालात या फिर जवाबदाही, मतलब उनसे सवालात या फिर उनके कंडीशन के बारे में अच्छे से जांच पड़ताल कर सकती है। नेक्स्ट, right to free legal aid was recognized as a fundamental right under article number 21 of the Indian Constitution in the case of 6 का जो आंसर है डेट इज BMH हॉस्कोट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये ऐसा पहला केस है जहाँ पे कहा गया था कि राइट टू फ्री लीगल एड को पहली बार इसमें डिस्कस किया गया था, और इसमें कहा गया था कि समाज के गरीब तबके के जो लोग हैं उनको उनके संवैधानिक एवं स्टेचुटरी राइट्स के बारे में अवगत करवाया जाए, और साथ ही साथ राज्य को एक कर्तव्य हो जाता है कि समाज के गरीब सेक्शन जो सोसाइटी के, उन्हें फ्री लीगल सर्विसेज दें, जो कि गरीब होने के कारण न्यायालय की फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते। हुस्न आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था कि प्रिजनर्स को फ्री लीगल एड और साथ ही साथ फास्ट हियरिंग मतलब प्राप्त करने का लीगल राइट बताया गया था। रुदल साहब वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की बात करते हैं तो इसमें PIL फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत। अब सी की बात करते हैं मधु मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें यह था कि ड्यू टू अनड्यू लॉन्ग डिले इन द एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ, सेंटेंस कैन बी अल्टर्ड टू इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, यानी कि लंबे समय से उसकी फांसी की सज़ा को रोक दी गई थी, और उसकी फांसी की सज़ा को में किसी प्रकार की तब्दीली नहीं की गई थी। तो उससे संबंधित केस है जिसमें कहा गया था कि स्पीडी ट्रायल जो होता है आपका राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का ही पार्ट माना जाता है, यानी कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में बताया गया। नेक्स्ट, द केस ऑफ मोहम्मद अलादाद खान वर्सेस मोहम्मद इस्माइल खान इज रिलेटेड टू D एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी इसका आंसर है। बेसिकली होता यूँ कि मुस्लिम लॉ में हिंदू लॉ की तरह गोद लेने के कॉन्सेप्ट को या उसकी प्रथा को मान्यता नहीं है, और इसलिए इसके विपरीत क्या होता है कि किसी संतान की जो वैलिडिटी को निश्चित करने के लिए एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी, जिसके द्वारा क्या होता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा अगर किसी संदिग्ध बच्चे को अपनी संतान के रूप में एक्सेप्ट करना माना जाता है। अब इसमें कुछ ऐसे शर्त होती है, जैसे कि जिस बच्चे को स्वीकार किया जा रहा है वो सक्षम होना चाहिए, और जो भी स्वीकृति किया जा रहा है वो संसिप्त के लिए होना चाहिए, ना कि सिर्फ संसिप्त के लिए बल्कि वो लेजिटिमेट संसिप्त के लिए होना चाहिए, वो एडल्ट्री से जन्मा ना हो या फिर अनमेरिड कपल से ना जन्मा हो, और जो बच्चा गुम हो जाता है उसके माता पिता के अज्ञात होने चाहिए। इसके सर्टेन अलग एक्सेट्रा के कंडीशंस होते हैं। अब हम बात करते हैं गिफ्ट क्या होता है।
कि एक व्यक्ति के द्वारा बिना किसी कंसिडरेशन के बदले में दूसरे व्यक्ति को दान की संपत्ति की ओनरशिप को ट्रांसफ़र करने को हम गिफ्ट कहते हैं। अब हम बात करते हैं प्रीएम्प्ट यानी कि प्रीएम्पशन को। देखिए होता है क्या, इसको हम हिंदी में कहते हैं शुफा। तो शुफा एक ऐसा अधिकार होता है जिसके तहत क्या होता है, इमोल प्रॉपर्टी के ऑनर को ये अधिकार दिया जाता है कि किसी ऐसी इमोल प्रॉपर्टी को खरीद ले जो किसी अन्य व्यक्ति को बेच दी गई हो। अर्थात जब कोई इमोल प्रॉपर्टी के बेचने की कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा हो तो सोफा के अधिकारी यानी कि प्रीएम्प्टर के जो ऑफिसर को इस बात की पूरी आज़ादी होती है कि वो बेची जाने वाली संपत्ति के ओनर के स्थान पर उस संपत्ति को खरीद ले, यानी कि उसी शर्तों पर यानी उसी मूल्य पर खरीदें जिस शर्त पर जो बायर उसको खरीद रहा है। इसी को हम सुविधा, ये बेसिकली सुविधा के लिए खरीदा जाता है। अब हम बात करते हैं आपके मेहर की। मेहर बेसिकली वो प्रॉपर्टी होती है या उसके समान ऐसी कोई वस्तु होती है जो पति के द्वारा विवाह के जो कॉन्ट्रैक्ट को स्वीकार करने या या विवाह के जो कॉन्ट्रैक्ट को स्वीकार करने या उस कॉन्ट्रैक्ट को स्वीकार करने के फलस्वरूप प्रतिफल के रूप में मतलब पत्नी को दिया जाता है। नेक्स्ट, इन द केस ऑफ in which of the following case the Supreme Court was in 2017 declared pronouncement of triple talaq 3 times at the time by the Muslim husband were unconstitutional? That is very very important. Is considered that is A. Saira Banu versus Union of India. Next, Mesne profit of the property means is considered 9 का A. Those profits by which the person in wrongful possession of such property actually received or might have been received therefrom together with interest on such profits. मैसने प्रॉफिट उस प्रकार के प्रॉफिट्स होते हैं जिसमें व्यक्ति के द्वारा गलत तरीके से किसी व्यक्ति की संपत्ति को अपने पास कब्जा करके रखा जाता है, या तो उसको प्राप्त होता है गलत तरीके से या तो उस व्यक्ति को उसको गलत तरीके से प्राप्त होता है या फिर उसको जानबूझकर साधारण तौर पर उसको भी प्राप्त हो सकता है, जिसके अंदर ब्याज यानी कि इंटरेस्ट भी आते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या चीज़ नहीं आती, इसके अंदर देखिए जो बी इसका आंसर गलत है, इसके अंदर बी गलत है, इसका आंसर 9 का ए है। इसका हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलिए ए नामक एक ट्रेसपासर है, वो बी के घर को क्लेम करता है और उससे रेंट को कलेक्ट भी करता है, तो ये क्या एक मेसनर प्रॉफिट है। लेकिन अगर मान के चलिए उसने उस घर के अंदर कोई कुआं खोद दिया या वहाँ पर उसने बहुत बड़ा मतलब उसने कोई मतलब कुछ खेती खुदी कर दी या उसने उस घर को किराए पे दे दिया, तो इस प्रकार के ये मेसनर प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो 9 का आंसर डेट इज ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीगल रिप्रेजेंटेशन? तो देखिए इसका जो आंसर है 10 का डेट इज सी, क्रेडिटर नहीं होता, बाकी एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटर, हिंदू का पर्सनल और इंटरमीडिएट्स तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव माने जाते हैं, बाकी नहीं है। नेक्स्ट, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज रिलैक्सेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट? मैंने आपको बताया था कि PIL पिछली बार भी आया था, इस बार भी आया है। इससे पहले वाले सेट्स में मैंने PIL के बारे में करा दिया है और आपको मैं बताता रहूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो 11 का जो आंसर है एंड डेट इज बी, लोकस स्टैंडी। लोकस स्टैंडी का मतलब होता है द लीगल कैपेसिटी टू सू, यानी कि व्यक्ति का एक मुकदमा चलाने का एक कानूनी क्या अधिकार होता है। इसके बारे में ये कि अगर कोई व्यक्ति के अधिकार को किसी प्रकार से उसको डिप्राइव किया जाता है या वो उसके अपने अधिकार से उसको वंचित कर दिया गया है। समाज में कुछ ऐसे पोर सेक्शंस होते हैं जो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते क्योंकि पैसे की तंगी के कारण या फिर उनके पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं होती कि वो न्यायालय की फीस को भर सके। तो इसके लिए एक PIL जैसे सुविधा को बनाया गया है ताकि पार्टीज होते कोर्ट में अप्रोच कर सके। तो इसका आंसर है जो है आपका है बी। 12 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द केस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? देखिए आपको ऑप्शंस को देखिए पता चल गया होगा, आपको पता है इसका जो आंसर नहीं है, दैट इज 12 का ए, केशव नंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल राजा, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन के बारे में बताता है। अब अगर आपको ये भी मतलब अगर क्योंकि आपको एलिमिनेशन मेथड भी आना चाहिए, भले आपको कुछ पता ना, बट आपको पता है कि केशव नंदन भारती से रिलेटेड नहीं है। अब विंसेंट नारायण केस किससे संबंधित है? देखिए इसमें यह था कि ये बहुत जो इसमें हवाला स्कैंडल था भारत में, जिसमें बहुत सारे हाई रैंक के जो ब्यूरोक्रेट्स और इंडियन पॉलिटिशियन द्वारा घूस लिया गया था, उस केस उससे संबंधित केस है विंसेंट नारायण का। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इसमें यह था कि जितने भी जो इलेक्टर्स होते हैं उनका ये एक फंडामेंटल राइट होता है कि वो अपने जो कैंडिडेट है जो इस बार चुनाव में उठ रहा है उसके यानी कि पिछले कारनामों के बारे में मैंने आपको बताया था, ये ऑप्शन आया था पिछले बार भी, या मैंने प्रैक्टिस में करा रखा है, ये देखो वापस रिपीट हो रखा कि इसमें सिंपल ये बताया गया कि जितने भी जो व्यक्ति चुनाव में खड़ा होता है, हमारा ये अधिकार होता है कि हम उसके पिछले उसके कारनामों को जाने आर्टिकल 19(1)(a) के तहत। अब डी विंसेंट पानी कुरलांगरा
वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, तो इसमें ये था कि बेसिकली इसमें हेल्थ केयर जो था फॉर द सिटीजन्स, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया था बाई मतलब जो गवर्नमेंट की पॉलिसी से, आर्टिकल नंबर 47 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। दैट इज नेक्स्ट, which of the following can be done by the senior advocate in accordance with the rules of the bar council of India। तो क्या कर सकता है वो सीनियर एडवोकेट जो होता है वो अपने मतलब उस अपने क्लाइंट के आधार पर, यानी कि जो भी क्लाइंट होगा वो उसके बिहाफ पर अपने जूनियर एडवोकेट से उनको इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि उनका कंसेशन दिया जाए। तो 13 का जो आंसर है डेट इज़ ए। 14 की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लेक्सिमेटम ओबिजिस उबेरिबेटम। इसका मतलब होता है कि जहाँ अधिकार है उसके साथ उसके लिए रेमेडी भी होना चाहिए। 19 का जो आंसर है, सॉरी 14 का जो आंसर है इट इज ए। अगर किसी व्यक्ति के पास अधिकार है और वो उस अधिकार को लागू नहीं करा सकते, उस अधिकार व्यर्थ है। इसीलिए जब जहाँ पर किसी व्यक्ति का अधिकार होता है तो वहाँ पर उसके लिए रेमेडी भी होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, द लैटिन वर्ड इंजूरियस साइनर डेमनम, इसका क्या मतलब होता है? 15 का जो आंसर है इट इज ए। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द लीगल राइट विदाउट डैमेजेस, यानी कि इसमें इंजरी तो हुई लेकिन उसको लीगल डैमेज, इंजरी तो उसको हुई है यानी कि उसको लीगल डैमेज हुआ है, लेकिन उसको भले उसको ऐसा डैमेज ना हुआ। इसका बहुत ही एक एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि जैसे मान के चलिए कि इसका बहुत अच्छा केस भी था, जिस केस में ये था कि एक व्यक्ति था, उसको चुनाव उसको मतलब मतदान करने का अधिकार था, और उसने चुनाव में वो अपने जो प्रतिपक्षी यानी कि जिसके लिए वो वोट देना चाहता था उसको उसने दे नहीं पाया। हालांकि जिसको वोट देना चाहता था वो पार्टी जीत गई थी, लेकिन उसके जो ये लीगल राइट है ना, उससे कोई नहीं छीन सकता। उसको उसको एक लीगल डैमेज हुआ इसको, भले वो उसका प्रतिपक्षी जीत गया हो लेकिन उसको लीगल डैमेज हुआ था। इसलिए उसने जो लिस्ट लीगल ऑफिसर ने उसको डिबार किया था, उसके खिलाफ कंपेंसेशन देने के लिए कहा गया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। नेक्स्ट, द प्रोविजन रिलेटिंग टू द क्लेम्स ट्रिब्यूनल इज गिवन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए 16 की जो हम बात करते हैं एंड दैट इज ए 165 से 175, जिसमें बताया गया कि इसको हम कहते हैं क्लेम्स ट्रिब्यूनल करके उसको ऑप्शन। तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग बैरेक्ट का जो इंडेक्स है उसको जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि बैरेक्ट के इंडेक्स से काफ़ी सवाल आते हैं। तो इसका जो आंसर है 165 से 175 के, आप लोग इसमें बैरेक्ट इंडेक्स को पढ़ लेना। नेक्स्ट, रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? 17 का आंसर है दैट इज डी। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है, इसको दिया था मॉन्टेस्क्यू ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समान सब बराबर है। और उसके बाद बी का इसमें लिखा सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, कहने हमारे देश में कानून सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। नेक्स्ट, द पर्पट ऑफ द रिट ऑफ द क्वा वेरेंटो, क्वा वेरेंटो के बारे में बताया गया 18 का एंड दैट इज सी। 18 का जो डेट आंसर सी, टू आउस्ट इलीगल ऑक्यूपेंट ऑफ द पब्लिक पोस्ट, यानी कि सिंपली इसमें यह है कि अगर कोई गैरकानूनी तरीके से पब्लिक पोस्ट पर बैठता है तो उससे ये पूछा जाएगा कि आप किस अधिकार से उस पब्लिक पोस्ट पर बैठे हो। आप कोर्ट में आकर जवाब दें कि आपने गैरकानूनी तरीके से पब्लिक पोस्ट को अपने अपने प्राप्त किया, तो बताएं क्यों किया। नेक्स्ट, रिट ऑफ सेटुरारी कैन बी इशूड अगेंस्ट, किसके खिलाफ किया जा सकता है? 19 का जो क्या है इसका आंसर है एंड दैट इज ए, जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडीज को किया जा सकता है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट इट इज परमानेंट ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी मेंबर ऑफ द मेडिकल प्रोफेशन एथर गवर्नमेंट और प्राइवेट टू गिव टू मेडिकल एड टू एवरी इंजर्ड पर्सन। देखिए इसका जो आंसर 20 का डेट इज सी, परमानेंट कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में ये कहा गया था कि ये एक परमानेंट ऑब्लिगेशन माना जाएगा हर इस मेडिकल प्रोफेशनल के सदस्य के ऊपर, चाहे वो सरकारी हो या फिर गैर सरकारी हो यानी कि प्राइवेट हो, कि मेडिकल एड सभी इंजर्ड व्यक्ति को दिया जाता है और ये बिना किसी फॉर्मेलिटी के दिया जाएगा। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक ही बात करते हैं कॉमन कोर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पिछली बार ऑप्शन आया था, इसमें पैसिव यूथेनेसिया के बारे में मैंने बताया था। जिस पैसिव यूथेनेसिया होता है ये है कि इसमें व्यक्ति की जो जितनी ज़रूरतें वाली जो कि एसेंशियल एलिमेंट्स जो होते हैं, जो इंसान को जीने के लिए चाहिए होते हैं, उसको हटा दिया जाता है। जैसे एग्जांपल, अगर कोई व्यक्ति ऑक्सीजन में जिंदा होता है उसके मास्क को हटा देना। और भारत में केवल पैसिव यूथेनेसिया को ही एक्सेप्ट किया गया, ना कि एक्टिव यूथेनेसिया। एक्टिव यूथेनेसिया वो होता है जिसमें किसी व्यक्ति को लीथल ड्रग्स यानी कि बहुत ही खतरनाक ड्रग्स या दवाइयाँ देकर के इंसान की मौत की जाती है।
ये भारत में एक्सेप्टेबल नहीं है। और सी की बात करते हैं, लक्ष्मीकांत पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें लक्ष्मीकांत पांडे जो थे वो एक अटॉर्नी थे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें जितने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन या फिर प्राइवेट एडॉप्शन एजेंसीज जो हैं वो भारत से किसी बच्चों को अडॉप्ट करके विदेशी पेरेंट्स को जब देते हैं तो उनको उनकी पूरी तरीके से उनको नेग्लेक्ट किया जाता है, उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, मेल प्रैक्टिस किया जाता है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। नेक्स्ट। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है और आप लोग से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मैंने प्रैक्टिस सेट्स जो डाल रखे हैं मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है उसका, और आप लोग चाहें उसे विजिट